नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज एक बेहद खास प्रोग्राम के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं और आपको मैं अपने खास मेहमान से भी मिलवा दूं। हमारे साथ डॉक्टर रितु दुबे तिवारी जी हैं, जो कि निस्कॉट मीडिया कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि 19 सालों से मीडिया फील्ड से जुड़ी हुई हैं डॉक्टर रितु जी। और रितु जी ऑथर भी हैं, इन्होंने बुक्स भी लिखी है, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी कार्य करती रहती हैं, पर्यावरण, साहित्य, जन जागृति के कार्य कर रही हैं। और आप सभी को मैं बता दूं, हमारे सभी दर्शकों को बता दूं कि रितु जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी अभी कार्य कर रही हैं, जिनके लिए इनको सराहना भी मिली है साइबर सेल के द्वारा, नमो ऐप के द्वारा। साइबर सुरक्षा अभी नहीं तो कभी नहीं। रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज शंखनाद में। मेरा आपसे पहला सवाल होगा, ऑनलाइन ठग कैसे किया जाता है? श्वेता जी, ठगी चाहे वो ऑनलाइन हो या किसी और तरीके से हो, ये हमारे सारे जुड़े हुए जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, चाहे वो शंखनाद की टीम है और जितने लोग भी हमें सुनने वाले लोग हैं, वो सब इस चीज से वाकिफ होते हैं कि कभी ना कभी आपके आसपास के लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया या खुद हम ठगी का शिकार होते हैं। और जब ये बात इंटरनेट पे आती है तो ये सबसे आसान तरीका होता है। हमको हमेशा एक गलतफहमी होती है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम जानकार लोग हैं, सिर्फ उनके साथ ही ठगी की जा सकती है। ठगी भी दो तरह से की जा सकती है और इसमें आपके एजुकेशन बैकग्राउंड का, आपके शहरी होने का, आपके गांव के होने का, इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इतने अलग अलग तरीके से ठगी की जाती है कि आप कब शिकार हो जाए आपको अंदाज भी नहीं। दो तरह की ठगी हो सकती है। एक तो फाइनेंशियल, जिसको हम कहते हैं बैंक के थ्रू, हम बैंक के थ्रू ठगी की जा सकती है। फेक जो वेबसाइट्स बना के, मिरर वेबसाइट्स जो बना के कर सकते हैं। दूसरी चीज, कुछ ऐसे रिटेल जो आपकी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप खरीदारी करते हैं, उसके थ्रू आपकी ठगी की जा सकती है। कुछ बहुत लुभावने विज्ञापन होते हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि 10 रुपए में इतनी सारी चीजें या 2000 रुपए में आपको पूरा का पूरा किचन सेट मिल रहा है। इस तरह के बहुत सारे लुभावने विज्ञापन होते हैं जो हमें सोशल मीडिया पे भी बहुत इजीली आपको देखें, खासकर से आप फेसबुक पे देखिए, बहुत सारी लिंक्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं और उसमें आप उस पे ठगी का शिकार हो जाते हैं। आप जी अपनी बैंक बिल्कुल। डिटेल शेयर कर देते हैं या आप पेमेंट कर देते हैं। दूसरी तरह की ठगी, श्वेता जी, वो बहुत व्यक्तिगत स्तर पे भी होती है, जिसमें आप एक गलत व्यक्ति से दोस्ती कर लेते हैं, उससे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, इमोशनल अटैच हो जाते हैं, यहाँ तक कि लोग मिलने भी चले जाते हैं अजनबियों से और उसकी वजह से भी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो सकते हैं। अगर इन दोनों रीजंस को छोड़ देते हैं तो तीसरे रीजन वो भी होते हैं जिसमें ना तो आप इकोनॉमिकली इन्वॉल्व हुए और ना ही जानबूझ के आपने किसी से दोस्ती की। अचानक से आपके पास एक कॉल आया और आपने उसे पिक कर लिया, या वीडियो कॉल आया आपके पास में किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू, यूजुअली व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आया और आपने उसे अटेंड कर लिया। और जैसे ही आपने उसको अटेंड किया उस कॉल को, आपके ठीक सामने कोई भी, जो भी एक लेडी है या कोई भी एक लड़की है, उसने अपने आप को न्यूड शो करना शुरू किया, सेमी न्यूड शो करना शुरू किया। और जब तक आप इसे समझ पाए तब तक आपके स्क्रीनशॉट्स ले लिए गए। और ये भी एक ब्लैकमेलिंग का बहुत ज्यादा इस समय प्रचलन में तरीका सामने आ रहा है। तो ठगी किस तरफ से, कहाँ से हो जाए, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ठगी के जो नए नए तरीके हैं उसमें बहुत ज्यादा लोग इसका शिकार हो रहे हैं और ये वाकई एक चिंतनीय बात जी, बिल्कुल। मेरा आपसे अगला सवाल होगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो सभी को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर खुद को सुरक्षित कैसे रखें? है। एक ऐसा सवाल है श्वेता जी, जिसका जवाब मुझे लगता है हम सभी के पास है। दिक्कत सिर्फ ये है कि हम उस बात को डिनायल देते हैं, हम उस बात को मानते नहीं, या हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत स्पेशल हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, या हम बहुत स्मार्ट हैं, इस तरह की चीजें तो कम पढ़े लिखे लोगों के साथ में होती हैं या जो नए लोग हैं उनके साथ में होती है, हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि हम सभी टारगेट होते हैं, कब किसकी बारी आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ चीजें सोशल मीडिया में ऐसी हैं जिनको आप ध्यान में अगर रखते हैं तो काफी हद तक ये परिस्थितियां टाली जा सकती हैं। यहाँ इन सारी बातों से इतर
मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगी। होता क्या है कि हम लोगों के अंदर दो तरह की प्रवृत्तियां हैं। हम सारे सामाजिक प्राणी हैं और हमारे लिए हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा, हमारी पारिवारिक प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यही एक वो वजह है जिसकी वजह से ब्लैकमेल का शिकार होने वाले लोग अपनी बात कह नहीं पाते, किसी से बात शेयर इसलिए नहीं कर पाते कि उनको लगता है कि हमारी इज्जत चली जाएगी, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भंग होगी। लेकिन आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा कि सामाजिक प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत, सब कुछ आपके जीवन से बड़ा नहीं हो सकता। और यकीन मानिए, अब जो इंटरनेट की इस तरह की जो ठगी हो रही है या ब्लैकमेलिंग हो रही है, उसके लिए समाज का नजरिया भी धीरे धीरे बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एक रिजिड थॉट प्रोसीजर के साथ में ही चलता है। क्योंकि मैं इस फील्ड में काफी लंबे समय से जुड़ी हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं जो खुद भी इस ठगी का शिकार हुए होते हैं या किसी तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए होते हैं। यहाँ तक कि जब हम साइबर सेल के अधिकारियों से बात करते हैं तब भी बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें लोग सिर्फ इस डर की वजह से कई कई सालों तक इस मानसिक यातना से गुजरते हैं, ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं, शारीरिक शोषण का शिकार होते हैं, आर्थिक शोषण का शिकार होते हैं। तो मुझे लगता है पहली चीज तो ये कि आप इस डर से निकलें। आपकी इज्जत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी हिम्मत उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी दूसरे या किसी भी निकृष्ट व्यक्ति के जो भी उसके तौर तरीके हैं उसके आधार पर जज नहीं कर सकता। एक मेच्योर अप्रोच यही है। तो पहली चीज तो इस डर से आप बाहर निकलिए। ईश्वर ना करे या कभी अगर आप शिकार बन जाते हैं इन सारी चीजों का, तो मदद खोजिए। तो स्तर पे मदद हो सकती है, एक निजी स्तर पे हो सकती है, दूसरी आपको कानून, पुलिस या साइबर सेल के थ्रू हो सकती है। निजी स्तर पे आपको जिन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो आपको अपनी सिक्स सेंस को ओपन रखना चाहिए, खास तौर से महिलाओं को। बहुत दुखद है कि सामाजिक ताना-बाना, पारिवारिक ताना-बाना इस तरह का है श्वेता जी, कि लोग लगातार अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। लोगों के जो पारिवारिक रिलेशनशिप है वो उतने स्ट्रांग नहीं है कि उन्हें सिक्योरिटी दे सकें। इनफैक्ट यहाँ तक कि अगर आप छोटे बच्चों की भी बात करते हैं, किशोर बच्चों की भी बात करते हैं, लड़कियों की भी बात करते हैं, तो पेरेंट और बच्चों के बीच में भी जो रिलेशनशिप है वो उतना स्ट्रांग नहीं है कि बच्चे इमोशनली सिक्योर फील कर सके। ऐसे में वो दोस्तों के साथ में होते हैं और सबसे अच्छा उनको वर्चुअल वर्ल्ड के जो दोस्त हैं वो लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये हर्ट नहीं करेंगे, ये सिर्फ हमसे जब हमें जरूरत होगी तो हमारे साथ अवेलेबल होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। कोशिश ये कीजिए कि आपके जो भी रिश्ते हैं, पारिवारिक जो संबंध है, वो कम से कम इतने सहज और इतने ट्रांसपेरेंट रहें कि अगर कोई इस तरह की समस्या आए तो बच्चे या एक दूसरे जो सदस्य हैं वो एक दूसरे से ये बात शेयर कर सकें। सिक्स सेंस की मैं जब बात कर रही हूँ तो मैं आपसे बार बार यही कहूंगी कि आपको कभी ना कभी एक अलर्ट मिलता है जब आप दोस्त बनाते हैं, जब आप प्रोफाइल देखते हैं, तो बहुत चकाचौंध वाले प्रोफाइल को एक बार ध्यान से देखिए। ये जरूरी नहीं है कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। मान लीजिए मैं एक फेसबुक की बात करते हैं, आपकी कोई रिक्वेस्ट आपके पास आती है और आप देखते हैं कि आपके 10-5 लोग हैं जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। सिर्फ इसको आधार मत बनाइए किसी के दोस्ती के लिए। अगर वो अपनी प्रोफाइल लॉक किए हुए हैं तो मेरा ये एक पर्सनल सजेशन है कि जब तक आप उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हैं, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कीजिए। दूसरी चीज, जो आज के जमाने में एक क्राइटेरिया है दोस्ती का, सफलता, चकाचौंध, बढ़िया बैकग्राउंड, देखने में स्मार्ट हो, लड़का है तो बहुत हैंडसम हो, लड़की है तो वो ब्यूटीफुल हो, ये एक जनरल क्राइटेरिया है यंगस्टर्स का। तो इस क्राइटेरिया से भी आपको थोड़ा सा बचना होगा, क्योंकि जो प्रोफाइल है वो अगर बहुत परफेक्ट है, अगर उसकी प्रोफाइल में फोटोज बहुत कम है, पारिवारिक फोटोज बहुत कम है उस व्यक्ति की प्रोफाइल में, या उसके वर्क प्लेस के बारे में बहुत कम प्रोफाइल में फोटोज हैं, जानकारियां हैं, या कभी कभी एक ही पर्टिकुलर डेट पे बहुत सारी फोटोज आपको अपलोड मिल जाती हैं और बाकी दोस्तों के कमेंट्स कम हैं, लोगों के जो कहना चाहिए प्रतिक्रियाएं कम हैं किसी भी चीज पे, तो उस पे ये एक अलर्ट है, थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा। ठीक। सोशल मीडिया पे अगर आपको इनबॉक्स में कोई लगातार मैसेजेस करता है, लगातार आपको पर्सनल अप्रोच करता है, तब भी आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत आसान सा तरीका है लोगों को अट्रैक्ट करने का, लोगों को ट्रैप करने का। इसके अलावा लगातार अपने समय समय पे अपने पासवर्ड्स भी चेंज करें, वो एक बेहतर तरीका है अपने प्रोफाइल को सेव करने का।
महिलाओं से मैं जरूर ये कहूंगी कि अगर संभव हो तो आप अपने बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन या बहुत पर्सनल फोटोग्राफ्स या बहुत कहीं आने जाने का जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा अवॉइड करें। इनफैक्ट ये चीज पुरुषों पे भी लागू होती है, लेकिन चूंकि कुछ सेंसिटिव इश्यूज होते हैं इसलिए मैं ये बात। बहुत सारे तरीके हैं सोशल मीडिया पे जिसमें आप अगर आपको एक भी मिनट ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति आपको अप्रोच कर रहा है और उसकी अप्रोच पॉजिटिव नहीं लगती है, आपको कंफर्टेबल आप फील नहीं करते हैं या बुलिंग हो रही है आपकी, आप तुरंत ब्लॉक कीजिए उसको, तुरंत उस ग्रुप से हटिए, तुरंत ऐसे मैसेजेस आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, क्योंकि अगर कल आने वाले समय में आपको जरूरत हो तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं श्वेता जी, जिसके थ्रू हम सोशल मीडिया पे सेफ रख सकते हैं खुद को। दूसरी बात, जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो मुझे लगता है एक चीज और हमें याद रखनी चाहिए। जितने भी लोग हैं सबको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर होते हैं। जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं, जब आप इंटरनेट पे होते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर होते हैं। उन एक्सपीरियंस को अपने पास मत रखिए, उन्हें शेयर कीजिए। आप अ, हो सकता है आपने नुकसान उठाया हो सकता है आपने जानबूझ के नुकसान उठा लिया हो कभी या अनजाने में हो। जो भी आपके एक्सपीरियंस है उसे आप शेयर कीजिए। मैं हमेशा एक लाइन अपने आप से भी बोलती हूँ और मैं सबको आज शेयर भी करना चाहती हूँ, डोंट वेस्ट योर सफरिंग। अगर आप किसी चीज से सफर हुए, अगर आप किसी चीज के से आपको तकलीफ हुई है, आपको नुकसान हुआ है, तो उसे वेस्ट मत जाने दीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए दूसरों की बेहतरी के। उन्हें आप शेयर कीजिए कि देखिए मेरी इस गलती की वजह से मैंने ये नुकसान उठाया है, आप ऐसा मत कीजिए। बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है कि जागरूक रहिए और जो जागरूकता आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है वो दूसरों तक भी शेयर कीजिए। एक चेन बनाइए साइबर सुरक्षा की, जो सारे जब हम एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो 95% चीजें तो ऑटोमेटिकली ही शेयर हो जाएंगी और 95% तरीके आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं इस आभासी दुनिया में। जी, बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने बताया। मेरा अब आपसे जो सवाल होगा, बदलते युग में सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है? हम देख रहे हैं कि आज की डेट में सोशल मीडिया किस तरीके से जगह-जगह इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका क्या प्रभाव है? श्वेता जी, चूंकि मैं मीडिया फील्ड से हूँ और चूंकि मैं लगभग 19 वर्ष से एकेडमिक्स में, खासतौर से मीडिया एकेडमिक्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने महसूस किया है कि कभी-कभी तो मुझे लगता है कि जो यंगस्टर्स हैं सोशल मीडिया उनकी मतलब लाइफलाइन बन चुकी है। आप भले ही 3 दिन फेसबुक नहीं देखेंगे, आप भले ही 2 दिन ट्विटर पे नहीं जाएँगे, आप भले ही अवॉइड कर देंगे कुछ समय के लिए आप व्हाट्सएप, लेकिन इन बच्चों की सुबह और रात सोशल मीडिया के ही आस-पास है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सोशल मीडिया यूज़लेस है या सोशल मीडिया का अस्तित्व नहीं है, यहाँ तक कि इसे एक अल्टरनेटिव मीडिया की तरह से भी स्वीकारा गया है। हालाँकि न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन में बहुत डिफरेंस होता है और सोशल मीडिया में इन्फॉर्म तो करता है बट न्यूज़ नहीं है उसको, जिसको हम न्यूज़ मान लेते हैं। श्वेता जी, सोशल मीडिया में हर एक कंपनी, हर एक व्यक्ति अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है, क्योंकि सोशल मीडिया एक सबसे आसान तरीका है ब्रांड बनने का। ऐसे में सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस को आप नकार नहीं सकते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है डिजिटल लिटरेसी। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पास डेटा है, चाहे आप वो किसी भी सुदूरवर्ती आप गांव में रह रहे हो, चाहे आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हो, आप दोनों लगभग बराबरी से मजबूत। आपके पास सूचना का अधिकार और सूचना के स्रोत हैं। लेकिन जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसे हम उतनी गंभीरता से अभी भी भारत में नहीं लेते हैं, वो है डिजिटल लिटरेसी। हम मोबाइल चलाना सीखते हैं, हम सोशल मीडिया यूज करना सीखते हैं, हम इंटरनेट यूज करना सीखते हैं, लेकिन हम लिटरेसी नहीं करते। मतलब सीखना और समझना तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, तो बहुत अलग चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि आप सबसे पहला जो एक काम होना चाहिए स्कूल्स में भी, जैसे अभी अगर आपको पता होगा तो मेरे ख्याल से गुजरात में कोई यूनिवर्सिटी है जिसने साइबर सुरक्षा का एक कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया है, कंपलसरी कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया, और ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी चीज है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ही सीबीएसई बोर्ड भी इस बारे में सोच रहा है। मैं
मीडिया कमेटी की मेंबर रही हूँ उनकी, तो मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा इस विषय पे गंभीर है और साइबर सुरक्षा के लिए एक स्पेसिफिक कोर्स डिजाइन कर रहे हैं जो मैंडेटरी होगा सबके लिए। तो साइबर सुरक्षा के लिए या किसी भी चीज के महत्व के लिए ये जरूरी है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। आपके पास एक तलवार है, आपके पास एक वेपन है, आप उसको अपनी सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको किसी की हत्या के लिए भी इस्तेमाल। तो सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल जरिया है अगर आप उसे एक पॉजिटिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से और समझदारी से, जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर आप उसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो कई चीजों में आपको वहां मदद करेगा जहां जनरली हम पहुंच नहीं पाते हैं। कॉन्टेक्ट्स की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज अ पावर। आज के समय में जो सबसे बड़ी ताकत है वो सूचना है, और सबसे आसान तरीका है अलग अलग देशों से, अलग अलग दुनिया के कोने कोने से आप सूचना इकट्ठी कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, बशर्ते आप उसका जिम्मेदारी से। जी, बिल्कुल। मेरा आपसे इस शो का आखिरी सवाल होगा, सोशल मीडिया से क्या बदलाव आया है लोगों की ज़िंदगी में? कोई भी जब नई चीज इंट्रोड्यूस होती है तो सबसे बड़ा जो समस्या होती है हमारे भारतीयों की, कि हमें ऐसा लगता है कि वो संस्कृति पर आघात है। हम इतनी हल्के में अपनी संस्कृति को लेते हैं, अपनी सनातन संस्कृति को लेते हैं, कि हमको हर छोटी बड़ी चीज उस पर आघात लगती है। ये बहुत स्वाभाविक सी चीज है कि जब कोई नई चीज जीवन में आती है तो कुछ पुरानी चीजें हटती हैं, एक ट्रांजिशन का जो फेज है वो चलता है। जरूरी है कि हम कोसने की जगह उन चीजों को, सबसे पहले तो आप इस चेंज को स्वीकार कीजिए कि सोशल मीडिया, इंटरनेट अब हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। उसे आप किसी भी कीमत पे अवॉइड नहीं कर सकते, उसे आप जिंदगी से निकाल नहीं सकते। सबसे पहले तो ये एक्सेप्टेंस है, सबसे पहले ये स्वीकार्यता आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी बात, अब बात आती है कि हम इसे हैंडल कैसे। बहुत श्वेता जी, ये अगर आप सवाल मुझसे आज से 5 साल पहले पूछते तो शायद परिस्थितियां या मेरा जवाब बहुत डिफरेंट होता। लेकिन आज मैं बहुत होपफुली आपसे ये बात कह रही हूँ कि लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं, लोग बहुत समझदारी से इंटरनेट और सोशल मीडिया यूज करने लगे। हालांकि डेटा रेट बहुत सस्ता हो गया, उसके बाद भी लोग टाइमर लगा लेते हैं अब, कि भाई इतने टाइम तक हमको सोशल मीडिया पे रखना है अपने आप को, इतने टाइम हमें यूज करना है, इतने टाइम हमें यूज नहीं करना है। ये हमारा मोबाइल फ्री वो होगा, डिटॉक्स करने के लिए अपने आप को, इंटरनेट से डिटॉक्स करने के लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक समझदारी ऑटोमेटिकली लोगों में आ चुकी है। और दूसरी बात, जब कोई चीज हमारे साथ में है तो हम उसे उसके दुष्परिणामों से बचने के लिए सबसे पहले तो खुद उसके दुष्परिणामों को समझें, अपनी नई जनरेशन से उसके बारे में बात करें, और थोड़ा सा एक ऐसा माहौल जरूर दें जिससे एक विश्वसनीयता रहे। कुछ परिवार ऐसे हैं जिसमें हम कई चीजों पे डिस्कस नहीं करते। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। मेरी एक मेरी एक बहुत पुरानी परिचित है, और उन्होंने अचानक से अपनी एक बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड जॉब छोड़ दी। वो सिंगल पेरेंट है, वो अकेली हैं और अपने बेटे को पाल रही हैं। मैंने एक बार उनसे पूछा कि अचानक से, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका 8 साल का बच्चा जो स्कूल के आने के बाद घर पे अकेला रहता था, वो पॉर्न साइट का एडिक्ट हो गया। आप सोचिए, 8 साल का बच्चा, और वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया उसकी वजह से, उसकी ग्रोथ पे बहुत गंभीर असर हुआ, उसके मनोवैज्ञानिक जो उसकी जो डेवलपमेंट है, उसके उसके जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स है वो बहुत गंभीर थे। और इस वजह से जब उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो ये पूरी चीज काउंसलिंग के थ्रू पता चली। मैंने उनसे पूछा कि वो कैसे हो सकता है ऐसा, बच्चों को तो इतना आइडिया होता नहीं है। तब मुझे, जब मैंने और डेप्थ में उस बच्चे से बात की, उनके उसकी हिस्ट्री देखी, तब मुझे पता चला कि बच्चों की जो गेम साइट्स हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन ये बात सच है कि बच्चों की जो गेम साइट्स हैं, उसमें जो पॉपअप्स आते हैं, उसमें जो लिंक्स आती हैं, वो उनको इनडायरेक्टली इस तरह की साइट्स पे लेके जाती हैं। और यही वजह है कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वो बहुत बढ़ रही है, क्योंकि बच्चे इस तरह से ट्रैप में आते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया जाता है। बहुत गंभीर और बहुत ही शोचनीय स्थिति है कि आपको ये भी नहीं आप कह सकते हो कि बच्चों की जो गेमिंग साइट है वो भी सुरक्षित है, 7-8 साल के बच्चों की गेमिंग साइट। तो
इंटरनेट का प्रभाव बहुत गंभीर है, लेकिन उसी के साथ ही गंभीरता और जिम्मेदारी बढ़ती है पेरेंट्स की भी। बहुत सारे तरीके हैं, पेरेंटल लॉक है आपका, और सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए आपको टाइम टू टाइम उनकी आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं उन, और इन सारी चीजों के इतर जो मुझे लगता है टेक्निकल चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इमोशनली बच्चों के करीब रहिए, आप उनसे बात कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कहीं भी उलझन है, उसे किसी भी तरीके की उलझन है, तो आप उसे एक बड़े कहना चाहिए एक बड़े मन के साथ समझिए और सुनिए, और जहां आपको जरूरत होती है आप एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं। और ये बहुत मुश्किल नहीं है इस समय, चाहे आप साइबर सेल की बात करते हैं, बहुत समय समय पे बहुत सारे नमो ऐप की भी अगर आप बात करते हैं, तो समय समय पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस, ऐसे फोटोग्राफ्स, ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं पेरेंट, स्पेशली पेरेंट्स के लिए और यंगस्टर्स के लिए, तो उनका हम सहारा ले सकते हैं और बच सकते हैं। तो इंटरनेट का असर आप या सोशल मीडिया का असर आप डिनाय नहीं कर सकते हैं, अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत समझदारी से, बहुत संवेदनशीलता से, बहुत गंभीरता से इसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी श्वेता जी, अगर आप पिछले कुछ समय की बात करें, तो आप देखते हैं कि लड़कियां बड़ी ब्लैकमेलिंग का शिकार होती हैं, और वो ब्लैकमेलिंग लंबी खिंचती है, कई कई सालों तक खिंचती है, जिसके दो परिणाम हो सकते हैं। या तो वो बच्ची इतनी परेशान हो जाती है कि वो सुसाइड कर लेती है, या वो ब्लैकमेल होती रहती है, और तीसरी चीज जो उससे भी ज्यादा घातक है, वो ये है कि वो अपने आप को बचाने के लिए और भी बच्चियों को ब्लैकमेलिंग के इस दलदल में घसीट लेती है, प्रेशराइज्ड हो। तो ये तीनों चीजें बहुत गंभीर है, और ये गंभीर इसलिए है क्योंकि सामाजिक सोच नहीं बदली है अभी तक। हम अभी भी किसी भी बच्ची की शुचिता को, उसकी कहना चाहिए उसकी डिग्निटी को, उसकी गरिमा को एक छोटी सी इंसिडेंट से जोड़ के देख लेते हैं। हम इस तरह की कोई भी इंसिडेंट है, चाहे वो आपका ब्लैकमेलिंग का कोई एमएमएस हो, चाहे कोई वीडियो क्लिप्स हो, उसके आधार पे हम पूरा का पूरा चरित्र चित्रण कर देते हैं। ये जो डर है, वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो, ईश्वर ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन वो दूसरों की बच्चियां हैं, इसलिए हम इतने जजमेंटल हो जाते हैं। चाहे आप अभी मोहाली का, अगर आप चंडीगढ़ की जो केस है, मोहाली का केस है, उसकी भी बात करते हैं, हम इतने, आप देखिए ना, क्यों इस तरह के एमएमएस फेमस है, क्योंकि आप देख रहे हैं उसे। क्यों इतनी कॉस्टली वेबसाइट्स पैसा लेके आपको इस तरह के एमएमएस शेयर कर रही है, क्योंकि आप उसे देख रहे हैं, है ना, आप खरीदार हैं, इसलिए आपको माल बेचा जा रहा है। आप तब तक खरीदार हैं जब तक वो जो बच्ची है या वो जो महिला है वो आपकी रिलेटिव नहीं। आप समझिए इस बात को, वो किसी और की रिलेटिव है, किसी और की बेटी हो सकती है, किसी की पत्नी हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, जो ब्लैकमेलिंग का भी शिकार हो सकती है, या उसके साथ धोखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम वो खरीदते ही इसलिए क्योंकि हमारे कोई अपना नहीं। तो क्यों क्यों इस तरह की चीजों को हम प्रमोट कर रहे हैं, जिसका शिकार कल के दिन हमारे घर की भी बच्चियां बन सकती है। क्योंकि देखिए, जब गंदगी फैलेगी, जब जहर फैलेगा, तो वो किसी एक विशेष एरिया में, एक विशेष धर्म में, एक विशेष जाति में, एक विशेष परिवार में नहीं फैलेगा, वो तो पूरे समाज को प्रभावित करेगा। तो ये सोच बदलना बहुत जरूरी है। जीवन में बहुत सारी सुंदर चीजें हैं, हम उसके उसको उसको एंजॉय कर सकते हैं, हम जीवन को बहुत बेहतर तरीके से जी सकते हैं। इस तरह की चीजों में किसी की मजबूरी, किसी की बुरी नीयत को हम क्यों एंजॉय करते हैं? मेरा एक बहुत जेन्युइन सा सवाल है ये, और मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आपके केस के माध्यम से, आप सॉरी आपके प्रोग्राम के माध्यम से शायद ये एक सोच थोड़ी सी भी अगर परिवर्तित होती है, तो मेरे लिए बहुत सुखद होगा ये। और इस पूरे जो साइबर सिक्योरिटी अभी नहीं तो कभी नहीं सीरीज का मेन उद्देश्य है, वो यही है कि गांव कस्बों, मैं चूंकि खुद भी एक कस्बाई एरिया से, एक रूरल एरिया से आती हूँ, बुंदेलखंड का बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है श्वेता जी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। मैं वहां से आती हूँ, बहुत सामान्य सा कस्बा है, शांतिपूर्ण हम लोग जीते हैं। लेकिन जिस तेजी से इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से वहां पे घटनाएं आ रही हैं, ब्लैकमेलिंग की आ रही है, लव जिहाद की आ रही है, इस तरह की जो चीजें आ रही हैं, उससे मैं पूरी तरीके से हिली हुई थी। मुझे लगा कि कुछ करना होगा ऐसा, जिससे एक जनरल अवेयरनेस पैदा हो, बच्चियां अगर इस तरह के जाल से फंसने से बच जाएं, महिलाएं अगर इस तरह की ब्लैकमेलिंग से बच जाती हैं, एक भी अगर कोई ऐसा हुआ जो
इस अवेयरनेस प्रोग्राम से सुरक्षित बच सका, ढूंढ सका निकलने के रास्ते, तो मुझे लगता है इससे बेहतर मेरे लिए कोई भी जीवन की उपलब्धि नहीं होगी। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर रितु जी। आपने बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरती के साथ आपने बताया है कि किस तरीके से लोग ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं या बड़ी-बड़ी जो घटनाएँ होती हैं, जो हम महिलाओं को, बच्चियों को लेकर हम देखते हैं और इससे साथ ही साथ आपने समस्या के साथ समाधान पर भी आपने बात की है कि किस तरीके से इससे बच्चे उभर सकते हैं, यहाँ तक कि बड़े भी जो हैं, वो भी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि डॉक्टर रितु जी को सुनें, उनकी पूरी बातों को सुनें। उन्होंने सिर्फ़ समस्या पे बात नहीं की है, बहुत जगह आपने देखा होगा सिर्फ़ समस्या की बात तो की जाती है, लेकिन रितु जी ने समाधान भी बताया है। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, यंगस्टर्स तक पहुँचाएँ, उनके पेरेंट्स तक पहुँचाएँ, ताकि जो घटनाएँ हम देख रहे हैं अभी, उनमें कुछ कमी तो ज़रूर आए ताकि हमारा जो आज चर्चा करने का जो उद्देश्य है, वो कहीं हद तक सार्थक हो पाए। हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार कि आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। डॉक्टर रितु जी, आपका भी एक बार तहे दिल से बहुत-बहुत आभार कि आप श्वेता हमारे जी, साथ आपका जुड़ी। बहुत शुक्रिया, आपने इस विषय को उठाया और एक साइबर सुरक्षित राष्ट्र के लिए अगर हम सबका थोड़ा-थोड़ा सा भी योगदान होता है, तो ये हमारे जीवन की सार्थकता हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जी, जी, थैंक यू। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज श्रृंखला।